जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 का हमारा टाइटल क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर। हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 1। ACCA स्टडी हब के मुताबिक चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? ये चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 नहीं 11। वो दिखाया नहीं था उस दिन आपके, वो जहां पे मैंने रेफरेंस दिए उधर चैप्टर नंबर 11 है, वो आपके सामने है। ये चैप्टर नंबर 1 है सारा स्टडी हब का ये रेफरेंस। और ये देखें चैप्टर नंबर 11 का सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1, चैप्टर नंबर 11 का सेक्शन 6 का सब सेक्शन 1। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर स्टडी हब के कौन कौन सा? चैप्टर 1 एंड चैप्टर 11। जरूरी नहीं है ये याद करना, बल्कि हमें पता होना चाहिए कि इसके नाम में ही इसके 2 कॉन्सेप्ट बड़े बड़े, यानी 2 पूरे हमारे इंटायर चैप्टर्स जो है वो हमने ऐड किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले हमने इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ये वाला टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इसमें क्या क्या डिस्कस किया था हमने? शाबाश, सबसे पहले हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया था। डेफिनेशन के लिए हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया, फिर बिजनेस को डिफाइन किया था, फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया। उसके बाद फिर हमें जरूरत क्यों पड़ी, यानी पर्पस ऑफ फॉर्मिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर हमने ये डिस्कस किया था जी। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितने कॉमन फीचर थे? 4 कॉमन फीचर। कौन कौन से? शाबाश। स्टेक होल्डर्स, मैनेज्ड एक्टिविटीज, एसेट्स, कैपिटल इसका नाम दिया था, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। शाबाश, वो जो आप बता रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है? शाबाश, 4 इंपॉर्टेंस में थे। अब बताओ। साइनर्जी जी आपने पहले बताया, कैपेसिटी, रिड्यूस रिस्क। शाबाश, क्योंकि अब एक से ज्यादा लोग हो गए तो रिस्क क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में हमने ये पढ़ा था ना, जिसका काम, हाँ वही काम जब रिपीट करता है, बार बार करता है, तो वो स्पेशलिस्ट बनेगा ना। ओके, सबसे पहले हमने उसको डिफाइन किया था, डेफिनेशन प्लस पर्पस, और उसके बाद फिर कॉमन फीचर्स, देन क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने थे? 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। बता सकते हैं आप? साइज, ओनरशिप, फंडिंग, एक्टिविटीज, शाबाश वेल डन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड कल्चर। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, वेल डन वेल डन वेल डन। और ब्रीफली एक एक का आपको आइडिया है? शाबाश। कल्चर जो है वो, स्ट्रक्चर जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर नेक्स्ट चैप्टर में होगा। ठीक है, इसके बाद आज फिर हमारा एजेंडा, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने सीखना है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर अदर कुछ काइंड्स ऑफ यानी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी। इसका मतलब ये भी कुछ बड़े बड़े टाइप्स होंगे और कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस ये होंगी, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तैयार है आप लोग? ओके, क्लासिफिकेशन या काइंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1, अच्छा, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू इंक्रीज ओनर्स वेल्थ। ये हमें पता है। कमर्शियल से मुराद क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दे डिफर मेनली इन ओनरशिप, लायबिलिटी, मैनेजमेंट एंड लीगल स्टेटस। ये बातें छोड़े, अभी देखते हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले देखिएगा सोल ट्रेडर। ये सोल ट्रेडर क्या होता है? कौन होता है? सोल का मतलब अकेला, वन, सिंगल। ट्रेडर मींस बिजनेस करने वाला। एक अकेला बंदा जब बिजनेस को चला रहा हो, जब वो कंट्रोल कर रहा हो, जब वो मैनेज कर रहा हो, जब वो उसी बिजनेस को ओन कर रहा हो, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? सोल ट्रेडर। क्या नाम देते हैं हम? सोल। अ बिजनेस ओन्ड एंड रन बाय वन इंडिविजुअल। अंडरलाइन करें वन इंडिविजुअल को, अंडरलाइन करें, शाबाश, इसको हाईलाइट करें।
वन इंडिविजुअल। सोल ट्रेडर से क्या मुराद है कि एक ही बंदा बिजनेस को ओन भी कर रहा हो और वही खुद इसको चला रहा हो। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग? शाबाश, एग्जाम्पल दे सकते हैं? जनरल स्टोर वगैरह, शाबाश। रेडी लगाने वाला बिल्कुल कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो कब करता? वो ये चिप्स या फ्राइज जो बना रहा होता है, ये चने बेचने वाला, बताएं शाबाश, ये क्या होते हैं? सोल ट्रेडर। या इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है? नहीं नहीं नहीं, खुद ही देख रहा होता है सारी चीजें, मैं ओन भी खुद कर रहा होता है और मैनेज यानी रन भी, जिसको चला भी खुद ही रहा होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमने उस बंदे से या उस बंदे को हमने लोन दिया। क्या क्या हमने उस बंदे को किस लिए दिया? बिजनेस के लिए लोन दिया। किस लिए? बिजनेस के लिए हमने उसको लोन दिया है। अब जब रीपेमेंट की बारी आई तो हमने कहा सर वो लोन की रीपेमेंट, कहता है मेरे पास तो मुझे थोड़ी दिया था आपने तो ये बिजनेस के लिए लोन दिया था, जाओ बिजनेस से ले ले, जाए और आप बिजनेस से लोन ले लेंगे, यानी जाए वहां पे मेरा दुकान है, दुकान से जाके लोन लेने, मेरे पास क्या कर रहे हैं आके। मैंने कहा क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं मैं और मेरी दुकान तो अलग अलग है। नहीं, वो ओन भी खुद कर रहा है और चला भी वही रहा है ना, तो वही चला रहा है। मैं कहूंगा ठीक है, मैं जब दुकान जाऊंगा तो दुकान पे कौन बैठा होगा? वो खुद ही बैठा होगा, खुद ही बैठा होगा। मैं उसे कहूंगा पैसे निकालो, पैसे निकालो। ये कॉन्सेप्ट अभी समझाता हूं आपको, ये तो कहानी शुरू हुई है, कहानी शुरू की है मैंने, कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ आप लोगों ने, लिखने लगा हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी। पता है आप लोगों को सेपरेट लीगल एंटिटी का? नहीं पता? सेपरेट लीगल, अकाउंटिंग में नहीं पढ़ा आप लोगों ने सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट? FA1 की कितनी क्लास हुई है? तो बता देते होते हैं वैसे टीचर तो। सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं पता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले मैं बताता हूं। अच्छा मुझे बताएं, कोई बड़ी कंपनी है, क्या है? बड़ी कंपनी, कंपनी के मालिक को क्या कहा जाता है? शाबाश, शेयर होल्डर या ओनर। क्या आपको पता है कि कंपनी को कौन चला रहा होता है? शेयर होल्डर खुद चला रहे होंगे ना, क्योंकि मालिक है ये। हाँ, शेयर होल्डर खुद कंपनी को नहीं चला रहे होते, बल्कि कुछ लोगों को एंगेज करते हैं, कुछ लोगों को, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। उन एक्सपर्ट को कहा जाता है, उनका नाम होता है डायरेक्टर्स। क्या? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? शाबाश, कंपनी को चलाने वाले, रन द बिजनेस। ये कौन लोग होते हैं? ओनर, ओन्ड द बिजनेस। बताएं शाबाश, बिजनेस इनका है, शेयर होल्डर्स का, ओनर्स का। चला कौन रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने गाड़ी खरीदी और ड्राइवर रखा है। बताएं गाड़ी किसकी होती है? और ड्राइवर? और ड्राइवर की गाड़ी थोड़ी होती है। ड्राइवर को आपने फॉर एग्जांपल V8 दी है, अब वो V8 चला रहा है, तो इसका मतलब यह गाड़ी उसकी हो गई? नहीं, चलाने वाले की गाड़ी तो नहीं ना है। बताएं शाबाश, वो उसको ओन कौन कर रहा है? ओनर, शाबाश, जो गाड़ी का मालिक होगा। लेकिन उस गाड़ी को चला कौन रहा है? रन कौन कर रहा है? मैनेज कौन कर रहा है? वो ड्राइवर कर रहा होता है। बताएं शाबाश, अगर कंपनी हमारी गाड़ी की तरह है तो उस गाड़ी को, इस गाड़ी के मालिक कौन है? बताएं शाबाश, इस गाड़ी को चला कौन रहा? शाबाश, डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स कौन है? D फॉर डायरेक्टर्स, D फॉर ड्राइवर। ठीक है ना? ये ऐसे याद रखेंगे, नहीं भी रखेंगे तो हो जाएगा याद। क्या डायरेक्टर खुद काम कर रहे होते हैं? फिर डायरेक्टर्स ने मैनेजर रखे हुए। शाबाश, डायरेक्टर्स ने मैनेजर रखे हुए। क्या मैनेजर खुद काम कर रहे होते हैं? अच्छा, मैनेजर भी नहीं काम करते, तो फिर काम कौन करता है? काम सर इनके होते हैं सुपरवाइजर। कौन? सुपरवाइजर। तो फिर सुपरवाइजर काम करता होगा। सुपरवाइजर
बाकी सारे हो गया काम, काम वाले नहीं है। काम कौन करता है बताए? शाबाश, शाबाश, जिनको हम शाबाश क्या कहते हैं? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज ये है वो काम करने वाले, डायरेक्टली इन्वॉल्व होने वाले लोग, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का वो ये है कि अकाउंटिंग और लॉ का ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि ये दो अलग अलग पर्सन है। कौन बताएं? शाबाश, कौन अलग अलग पर्सन है? शेयर होल्डर और नहीं, शेयर होल्डर और कंपनी। ये तो कंपनी है, ये वो मालिक है। कहता है ड्राइवर, गाड़ी का ओनर और गाड़ी ये दो सेपरेट है। गाड़ी सेपरेट एंटिटी है, गाड़ी सेपरेट पर्सन है और शेयर होल्डर सेपरेट पर्सन है। मैंने कहा मुझे बात समझ नहीं आई, कहना क्या चाहते हो? कहता है सर ये जो कंपनी है, ये कंपनी अपने अपने जाती एसेट्स खुद ओन कर रही होती है। शेयर होल्डर अपने घर के अपने जाती और खुद एसेट्स ओन कर रहे होते हैं। कहते हैं सर अगर ये किसी से उधार लेता है तो ये खुद ही अपने घर से पे करेगा, अपनी जेब से पे करेगा। अगर कंपनी किसी से उधार लेती है तो कंपनी अपने अकाउंट से पे करेगी, शेयर होल्डर से हम पैसा नहीं लेंगे। बात समझ आ गई? सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? केस एंड शेयर होल्डर और इंडिविजुअल दो सेपरेट, दो अलहदा अलहदा इंडिविजुअल्स हैं। इनकी सारी एक्टिविटीज के लिए कंपनी खुद लायबल है और शेयर होल्डर अपनी लायबिलिटी के लिए खुद लायबल है। इसका दूसरा नाम है सेपरेट लायबिलिटी या लिमिटेड लायबिलिटी भी कहते हैं इसको। लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूं, लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर जाके उधर जाएंगे हम अनलिमिटेड लायबिलिटी देखेंगे। अब भाई ये नहीं हुआ, ये दोबारा कह देना। अच्छा कहें कि अगर हो सकता है तो कहते। चले अब सुने, कंपनी ने किसी से उधार चीजें खरीदी। बताएं शाबाश, कंपनी चीजें खरीदती है ना। कंपनी को रॉ मटेरियल की जरूरत है कि नहीं? कंपनी परचेजेस रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, उधार, लोन लिया फॉर एग्जांपल, उधार चीजें खरीद ली हमने। अब बताएं शाबाश, हमने सप्लायर को पेमेंट करनी है। सप्लायर को शेयर होल्डर मिला फजर की नमाज में। सप्लायर ने कहा भाई शेयर होल्डर इधर आओ, मेरे पैसे कब दे रहे हो? कौन से पैसे? और सुबह सुबह क्या हो गया आपको? कौन से पैसे चाहिए? वो कंपनी को मैंने चीजें उधार दी थी। कहते जब कंपनी को आपने चीजें दी थी तो जाओ कंपनी से ले लो। कहता कंपनी किसकी है? मेरी है। तो कंपनी आपकी है तो मैं आपसे ना ले लूं? जैसे वो छोटी दुकान थी उसमें तो मैं, उधर भी आप बैठे हुए थे। कहता नहीं अब उधर जाएंगे, अब उधर जाएंगे तो मैं आपको नजर नहीं आऊंगा। कंपनी मेरी है, मैं मानता हूं कंपनी मेरी है, लेकिन कंपनी और मेरे दरमियान एक बहुत बड़ी ये दीवार है। हमें लॉ ने और अकाउंटिंग ने सेपरेट रखा हुआ है, सेपरेट रखा हुआ है। शेयर होल्डर से मतलब मैं शेयर होल्डर हूं, कंपनी की जो, कंपनी के जो डेट है, इसके जो लायबिलिटी है वो आप मेरे से नहीं ले सकते। क्या मतलब इसका? कि शेयर होल्डर इसके डेट के लिए लायबल नहीं है। क्या शेयर होल्डर इसके डेट के लिए लायबल नहीं है? नहीं है। यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब सुने पहले लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि अगर सप्लायर से हमने उधार चीजें ली है या किसी से लोन लिया है और या कोई एसेट्स हैं, कंपनी खुद अपने ओन कर रही होती है और शेयर होल्डर खुद कर रहा होता है अपने ओन। शेयर होल्डर कंपनी के डेट्स के लिए लायबल और ना ही कंपनी शेयर होल्डर के किसी डेट को ये पे करेगी, ठीक है, उसके लिए लायबल है। तो एक दूसरे के लोन के लिए लायबल नहीं है। सो इसका मतलब तो ये हुआ सर शेयर होल्डर की लायबिलिटी है कोई नहीं? नहीं, शेयर होल्डर की लायबिलिटी होगी। और शेयर होल्डर की लायबिलिटी इतनी होती है
कि जितने उसने शेयर्स ओन किए हैं, क्या, जितने शेयर्स ओन किए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर की प्राइस है, शेयर की प्राइस है ₹10 ईच शेयर, ठीक है, ₹10 पर शेयर, ओके। और इसके पास 100 शेयर्स हैं, कितने, 100 शेयर्स इसने खरीदे हैं, 100 शेयर्स इसने खरीदे हैं। बताएं कितना कैपिटल ये कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 1000। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं इतना इसने कंपनी को देना है, तो बताएं कंपनी की इस बंदे की, इस शेयर होल्डर की मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी होगी। बताएं शाबाश, अगर कंपनी का लोन है 2000, बताएं इस शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी होगी, मैक्सिमम 1000। शाबाश, मैक्सिमम 1000। क्या इससे ज्यादा हम इससे ले सकते हैं पैसे? वो कहेगा नहीं 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 नहीं, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा। मैंने पूछा क्यों? कहता है जितने शेयर्स ओन कर रहा हूं उसके अमाउंट, उसकी फुल अमाउंट जो है वो मैं आपको दे चुका हूं, इससे इस 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। तो इसको कहा जाता है कि उसकी लायबिलिटी को हमने क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। क्या क्या लिमिट, लिमिट बताएं शाबाश, 1000। शाबाश, तो इसको कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। ये है लिमिटेड लायबिलिटी। तो अब अगर आपसे कोई पूछे बताएं शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे शाबाश, शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है, क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। क्या मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी का? शेयर होल्डर कितने पैसे के लिए लायबल है, जितने उसने शेयर्स ओन किए हैं, कितने, जितने उसने शेयर्स ओन किए हैं, जितने शेयर ओन किए हैं उसके शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उस अमाउंट के लिए शेयर होल्डर लायबल होगा। शाबाश, अब बात समझ आ गई, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बताएं सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, क्या बताता है, शेयर होल्डर की लायबिलिटी। शाबाश, और शेयर होल्डर की लायबिलिटी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या होगी, लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब आए, यही सारी बातें लिखी हुई आगे। ये क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड। हमने तो पढ़ा लायबिलिटी लिमिटेड होती है, हमने तो पढ़ा लायबिलिटी तो लिमिटेड होती है, ये अनलिमिटेड क्यों लिखा हुआ है? ओ, ये शेयर होल्डर थोड़ी है और ये कंपनी थोड़ी है, ये तो क्या है, सोल ट्रेडर। ये सोल ट्रेडर है। सोल ट्रेडर का मतलब ये है कि वही बंदा खुद इसको मैनेज भी कर रहा है। ये जो कंपनी आपके सामने है, ये जो कंपनी आपके सामने है, बताएं शाबाश, इधर ओनर कोई और है और चलाने वाले कोई और है, ऐसा है कि नहीं? बताएं शाबाश, इधर बताएं, इधर ओनर कोई और है, चलाने वाला कोई और है। क्या? चलाने वाला भी वो खुद ही है। तो इसका मतलब ओन और रन वो इंडिविजुअल खुद कर रहा है, तो इसकी लायबिलिटी क्या होगी? हाँ, ये नहीं कह सकता कि सेपरेट लीगल स्टेटस है मेरा, वो सेपरेट अपना स्टेटस शो नहीं बता सकता। बताएं शाबाश, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी इधर है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि उस बंदे से 2000 का हमारा ये लायबिलिटी हमारी, बताएं शाबाश, उस बंदे से कितना रिकवर करवा सकते हैं? 2000 ही करवा सकते हैं। शाबाश, 5000 अगर लायबिलिटी होती तो 5000, 1 लाख होती तो 1 लाख उससे रिकवर करवा सकते हैं। अच्छा, अगर वो कहे कि 1 लाख मेरे पास है ही नहीं, तो फिर हमने उसकी जेबें चेक की, वाकई उसके पास 1 लाख नहीं थे, अब क्या करें? शाबाश, उसका घर बार सब कुछ बेच के जो पैसे रिकवर करवा सकते हैं वो हम करवाएंगे। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। समझ आ गई बात? द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स। पर्सनल एसेट्स यानी घर, गाड़ी, सेविंग कैन बी सीज्ड। क्या मतलब होता है सीज का? कब्जे में लेना, मुंजमद करना। इफ द बिजनेस, यानी अगर इस बिजनेस ने पैसे नहीं दिए तो हम किधर जाएंगे?
सीधा इसके मालिक के पास जाएंगे, मालिक भी वो खुद ही है। फौरन से पकड़ेंगे, पैसे निकालो, वो कहेगा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहूंगा घर कितने का है, इतने का है, बेच दो, पैसे दो, फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए, गाड़ी है, बेच दो, पैसे दो, सेविंग की थी वो, चलो बेच दो, यानी दे दो हमें वापस, सारी चीजें हमें दे दो। कैन बी सीज्ड, आप कब्जे में ले सकते हो। द ओनर एंड द बिजनेस आर लीगली, ये हमने पहले बात की, द सेम एंटिटी, एक ही बंदा है ना, वही बंदा है। कहता है सोल ट्रेडर में हायर एम्प्लॉयज एंड ओन एसेट्स, जैसे शॉप है, टूल्स है, ये चीजें खरीद सकता है। बताएं शाबाश, जब ये चीजें खरीदेगा तो ये बिजनेस के लिए खरीद रहा है ना, तो क्या ये घर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता? कर सकता है। बिजनेस और ओनर जो है वो सेम एंटिटी है, सेम एंटिटी है, सेम एंटिटी है। फिर से सुन ले, सेम एंटिटी है, ये दो डिफरेंट नहीं है। और अगर ये कंपनी होती, कंपनी के केस में ये कंपनी की गाड़ी को पर्सनल यूज के लिए नहीं लेके जा सकता, वो नहीं इस्तेमाल कर सकता अपने पर्सनल नीड के लिए। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी का पैसा है तो अपने जाती खर्च के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, और उसके जाती जो है वो फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी है, वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी इधर हम पढ़ेंगे, ये बात आपको समझ आ गई। एग्जाम्पल इसमें दी हुई है, अ फ्रीलांसर, ग्राफिक डिजाइनर और अ स्मॉल बेकरी रन बाय वन पर्सन। ये सोल ट्रेडर की एग्जाम्पल है। क्या है ये सोल ट्रेडर की एग्जाम्पल? पार्टनरशिप से पहले इधर देखिएगा, अब ये कुछ थोड़ी बातें आपको समझ आ गई सोल ट्रेडर की। हाँ, अब इधर है सोल ट्रेडर्स कंपैरिजन ऑफ बिजनेस एंटिटी। सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है और कंपनी। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी। बताए सोल ट्रेडर्स में कितने मालिक होते हैं? वही बंदा होता है जिसका मालिक और वही चीज को चलाता भी है। शाबाश। पार्टनरशिप में कितने लोग होंगे? 2 से 20 तक, 2 और मोर इंडिविजुअल। शाबाश। कंपनी में कितने होंगे? कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप में मालिक का नाम हम रखते हैं पार्टनर्स। बताएं शाबाश, कंपनी में वो लोग क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स। ठीक है। इधर का होगा वो सोल ट्रेडर होगा, उस वही नाम, अपने नाम से बिजनेस को चलाएगा। मैनेजर, सोल ट्रेडर को मैनेज कौन कर रहा होता है? वो बंदा खुद ही कर रहा होता है, यूजुअली द ओनर, और ओनर वो भी। पार्टनरशिप को कौन मैनेज कर रहा है? कौन मैनेज कर रहा होगा? शाबाश। नहीं, पार्टनरशिप में डायरेक्टर्स नहीं होते, पार्टनरशिप में भी वो बंदे खुद ही मैनेज कर रहे होंगे, कॉल्ड पार्टनर्स। शाबाश। 1 और मोर पार्टनर्स। कोई एक बंदा दूसरों के बिहाफ पे भी कर सकता है, या सारे मिलके भी इसको मैनेज कर सकते हैं। इधर बताएं शाबाश, कौन मैनेज कर रहा होगा? ओनर, शेयर होल्डर। कंपनी है, शेयर होल्डर कर रहे होंगे ना मैनेज, तो कौन कर रहा होता है? कुछ एक्सपर्ट्स को हम एंगेज करते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स मैनेजर को एंगेज करते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया? प्रोफेशनल मैनेजर का नाम डायरेक्टर्स है। ठीक है। मैनेजर उनके अंडर आते हैं बाद में, मैनेजर वो है, प्रोफेशनल मैनेजर्स जो है वो डायरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। आप इसको अंडरलाइन करके डायरेक्टर लिख सकते हैं। बताएं शाबाश, क्या कोई शेयर होल्डर अगर खुद से इसको चलाना चाहे, मैनेज करना चाहे, तो वो कर सकता है? जी, सवाल दोबारा सुने। अगर कोई मैनेजर बिजनेस को चलाना चाहे, बिजनेस को रन करना चाहे, तो क्या वो कर सकता है? मैनेजर, अच्छा, सवाल को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। सवाल वही होगा, अल्फाज चेंज होंगे। अगर कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहे तो बन सकता है? कोई डायरेक्टर बनना चाहे तो बन सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शेयर होल्डर को डायरेक्टर्स रखने की जरूरत क्यों पड़ी। इन्वेस्टमेंट तो है, पैसा तो है, पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, शाबाश। एक वजह, एक बड़ी वजह आ गई सामने। दूसरी वजह क्या हो सकती है? आपकी इसी बात से मैं आगे ड्राइव करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या आप कोई बिजनेसमैन हैं, आप एक्सपर्ट हैं, मोबाइल फोन बनाने में एक्सपर्ट है, आपकी मोबाइल फोन की कंपनी है, आप दूसरी कंपनी एक बनाते हैं प्रोजेक्टर की, तो क्या आपके पास प्रोजेक्टर बनाने की स्किल्स हैं? आपके पास मोबाइल फोन के स्किल्स हैं? यस, वो आपके पास है। बताइए शाबाश, अगर आप जो है वो डायरेक्टर बनना चाहें तो कौन से वाले में बनेंगे? क्यों? स्पेशलिटी है, शाबाश। और दूसरे में अनस्किल्ड है, बताएं शाबाश। अनस्किल्ड डायरेक्टर को आप एंगेज करेंगे? तो खुद नहीं जाएंगे ना, या ये तो खुद भी नहीं जाएंगे ना, किसी और को इस तरह एंगेज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैक ऑफ स्किल्स की वजह से भी शेयर होल्डर खुद मैनेज नहीं कर रहे होते। बताए, करना चाहे तो कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं ना, करना चाहे तो कर सकते हैं। हम वो स्किल सीख के शाबाश, अगर उनके पास सफिशिएंट टाइम हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और शेयर होल्डर में डिसाइड टू मैनेज डायरेक्टली, मैं इटसेल्फ मैनेज द बिजनेस। कर सकते हैं ना? हाँ, करना चाहे तो। यूजुअली किस वजह से? टाइम ना होने की वजह से, शाबाश, स्पेशल स्किल्स ना होने की वजह से। बात हमें समझ आ गई है? ओके, तो दो बातें हमने सीखी है, कौन सी? ओनर्स एंड मैनेजर्स, ओनर्स एंड मैनेजर्स। नंबर 3, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज, बताएं, सोल ट्रेडर में एम्प्लॉयज हो सकते हैं? हाँ, हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते। मैं हायर द एम्प्लॉयज लिखा हुआ था ना, वो एम्प्लॉयज को हायर कर सकता है, करना चाहे तो कर सकता है। बताए, पार्टनरशिप में एम्प्लॉयज होंगे? हाँ, वो है, बड़ा बिजनेस है। कंपनी में तो होते ही एम्प्लॉयज है, काम करने के लिए होते ही एम्प्लॉयज है। पार्टनरशिप में काम करने के लिए तो होते ही एम्प्लॉयज है। और सोल ट्रेडर खुद से भी कर सकता है, या फिर वो किसी एक छोटे को हायर कर सकता है स्टेबल साफ करने के लिए। कर सकता क्या नहीं कर सकता? बताए, क्या वो छोटा मालिक बन जाएगा? फिर मालिक की गैर मौजूदगी में बेचारा मालिक नहीं बन सकता। 3 बातें कौन सी? ओनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज। अच्छा, लीगल स्टेटस, ये भी लीगल स्टेटस है, ये जो हमने पढ़ा। कंपनी का स्टेटस क्या होता है? कंपनी का लीगल स्टेटस क्या होता है? कंपनी का लीगल स्टेटस सेपरेट होता है। क्या लिखा हुआ है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ब्रैकेट में कह रहा है डिस्टिंक्ट फ्रॉम, क्या डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर? हु डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर? कंपनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओनर से क्या मुराद है? कंपनी और बिजनेस, कंपनी और ओनर दोनों अलग-अलग हैं, दोनों सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, बताएं, क्या सोल ट्रेडर में भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होगा? नो सर, का मतलब क्या है कि इनकी लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बताएं साहब, पार्टनरशिप में ये पार्टनरशिप को ओन कौन कर रहा होता है? पार्टनर्स। बताएं, मैनेज कौन कर रहा होता है? पार्टनर्स। बताएं कि लायबिलिटी क्या होगी? सॉरी, पहले लीगल स्टेटस बताएं। डिस्टिंक्ट स्टेटस होगा ना? नहीं, पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं। पार्टनरशिप में डिस्टिंक्ट होगा ना। पार्टनर्स जो है वो बिजनेस को नहीं ना चला रहे होते, कोई दूसरे लोग मैनेज कर रहे होते हैं ना। नहीं, वो पार्टनर्स खुद ही देख रहे होते हैं, उसको खुद ही देख रहे हैं। इसका मतलब यह है मैनेज भी खुद कर रहे हैं, ओन भी खुद कर रहे हैं। और स्टेटस क्या होगा? स्टेटस क्या होगा? सेपरेट होगा कि नहीं होगा? नहीं, तो सेपरेट स्टेटस नहीं, तो लायबिलिटी क्या हुई? अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी क्या होगी? लायबिलिटी भी लिखी हुई है, ये देखें, लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। बात हमें समझ आ गई? बताएं शाबाश, कंपनी की लायबिलिटी गैस करें, कंपनी की लायबिलिटी गैस करें शाबाश। लिमिटेड लायबिलिटी ओनली अप टू द अमाउंट, और हमारी वाले एग्जांपल में अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी है? 1000। ठीक है, बात समझ आ गई? वही सारी बात है ना, बस मैंने मैथमेटिकल, क्योंकि आपको मैथ की जुबान समझ आती है, कुछ कैलकुलेशन समझ आते हैं, वो आपके सामने, और इधर ये सारा कुछ लिखा हुआ है।
तो ये पहले वाले 5 पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4 5। लायबिलिटी भी आपने देख ली। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताएं पार्टनर की लायबिलिटी कितनी होती है, क्या कहेंगे? पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? सोल ट्रेडर की लायबिलिटी क्या होती है? शेयर होल्डर की लायबिलिटी क्या होती है? डायरेक्टर्स की लायबिलिटी क्या होती है? डायरेक्टर्स तो उनसे थोड़ी मालिक होते हैं, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी थोड़ी चेक करेंगे। अच्छा, क्लेम ऑन, क्या मतलब है इसका? क्लेम ऑन प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? क्या उसको वो हासिल कर सकता है? क्या उसको क्लेम कर सकता है? मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो। अच्छा, अब आप सुने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या सोल ट्रेडर ये कह सकता है मुझे दो पैसा, मुझे दो पैसा, मुझे दो? सोल ट्रेडर नहीं, बिजनेस जो है उसको ये नहीं कहेगा क्यों दूं आपको, क्यों दूं? आप कौन होते हो? हाँ, उसका ही बिजनेस है, वही इसको मैनेज कर, वही इसको रन कर रहा है। दराज खोलेगा, सारे पैसे जेब में डालेगा, चलो भाई शाम को घर जा रहा है। ये पूरा प्रॉफिट क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ओनर कीप्स ऑल प्रॉफिट्स और अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है, जिधर मर्जी चाहे करे। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं है। उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना। गेस करें पार्टनरशिप के केस में क्या होगा? हाँ, पार्टनरशिप यही तो है। पार्टनरशिप यही तो है। पार्टनरशिप में क्या करते हैं? हिस्सादारी होती है ना इसमें। तो बताएं शाबाश, प्रॉफिट में हर कोई हिस्सादार होता है कि नहीं होता? हर किसी को हिस्सा मिलेगा। कितना? बराबर 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 मिलता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। बचपन में होता था, जिसका बल्ला है उसकी पहली बारी होगी, जिसका बॉल है उसकी भी बारी है, दूसरी बारी। इसका मतलब जो ज्यादा बड़ा हिस्सादार होगा उसको प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा मिलेगा, और जिसका हिस्सा थोड़ा सा कम होगा उसका कम हिस्सा होगा। मींस के ये पहले से डिसाइडेड होगा कि नहीं होगा? हाँ, इसको कहा जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में पहले लिखा होता है। डीड का मुश्किल लफ्ज है, इसका मतलब क्या हो? एग्रीमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है वो हम इस रेशियो से शेयर करेंगे। ठीक है, और चलो अच्छा है, बंद हो गया। कंपनी का बताएं, कितने, जिसके ज्यादा शेयर उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सोल ट्रेडर के केस में 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, ओनर कितने लेकर जा सकता है? 100। पार्टनरशिप के केस में 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बताएं शाबाश कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट, टोटल प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 100 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंपनी के केस में 100 रुपए का प्रॉफिट आया, शेयर होल्डर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं। सबसे पहले यह है कि नहीं, 100 डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, 100 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, इधर आप जो है वो सारे काम सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का पता है आपको? इनकम स्टेटमेंट का पता है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का नहीं पता? हाँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। ये यहां पे ना कंपनी के प्रॉफिट सारे होते हैं। ये आया कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का जैसे प्रॉफिट आया, मैं ज्यादा उसमें नहीं पढ़ता मसलों में, बस ये कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी का प्रॉफिट आया, जब कंपनी का प्रॉफिट आया, कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 100 रुपीज। कंपनी का प्रॉफिट है 100 रुपीज। इसमें सबसे पहले 2 इसके हिस्से किए जाते हैं। कितने? इसके 2 हिस्से किए जाते हैं। ये 2 हिस्से हो रहे हैं। एक को हम नाम देते हैं, पता नहीं क्या आरई में लिख रहा हूं, छोड़े पर इसको। और एक ये है वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका नाम होता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और ये है आरई बोले तो रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स किसे कहता है? कमाई को। रिटेन का मतलब क्या होता है? अपने पास रखना, जिसको आप क्या बोलते हैं? सेविंग्स। शाबाश, कंपनी अपने बैकअप के लिए थोड़े से पैसे बचा के रखती है, बाकी पैसों का क्या करेंगे?
डिस्ट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अपने पास रखे 30 रुपीज, तो बताए कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा अब 70। क्या सारे का सारा प्रॉफिट वो क्लेम कर सकते हैं? क्या सारे का सारा प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बताए क्या 30 को हम 70 कर सकते हैं? क्या 80 कर सकते हैं? क्या इसको 100 कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। जवाब है कि यस कर सकते हैं, यानी हम इनको कोई भी पैसा ना दे, ये प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकते। अब अल्लाह करे ये लिखा हो। कंपनी के एग्रीमेंट में होता है कि कितनी रिटेन वैल्यू होती है? नहीं होता, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। वैसे जो है वो पहले वो देखें, हर किसी, ये शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट क्यों की है? प्रॉफिट के लिए। तो जब प्रॉफिट नहीं देंगे तो नाराज होगा कि नहीं होगा? नाराज होगा ना। तो कंपनी दे देती होती है, यूजुअली कंपनी की कोशिश ये होती है कि हम इनको थोड़े से पैसे दे के ना इनका मुंह बंद कराएं, चुप कराएं इनको, बस के कोई बोले ना, बाकी कंपनी को जो है वो हम चला रहे होंगे। तो देखिए, शेयर होल्डर डू नॉट हैव डायरेक्ट क्लेम, ये क्लेम नहीं कर सकते। एक मुश्किल लफ्ज लिखा हुआ है, मे रिसीव डिविडेंड्स। ये डिविडेंड का लफ्ज सुना है आपने? इसी का नाम डिविडेंड है। क्या? डिविडेंड्स। ये डिविडेंड्स कहलाते हैं। उनके लिए, पार्टनरशिप के लिए और ओनर के लिए प्रॉफिट होगा, कंपनी के लिए क्या होता है? ये डिविडेंड होता है। बात समझ आ गई? ये अल्फाज मैंने आपको पहले बताया था, ये जो चैप्टर 1 है ये इंट्रोडक्टरी है, डेफिनेशन है ना इसमें, तो चीजें इंट्रोड्यूस की जाएंगी। फर्स्ट टाइम आप सुनेंगे ये सारी बातें, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाएंगे। अकाउंटिंग में यही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होंगे, हम भी इसी का तज़किरा करेंगे। तो उसके बाद जैसे लफ्ज आएगा डिविडेंड, समझ जाएंगे आप, अच्छा डिविडेंड है, कंपनी का होगा, प्रॉफिट्स में से होगा। कौन से प्रॉफिट्स में से? रिटेन अर्निंग वाले प्रॉफिट्स में से? नहीं 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 नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आते कहां से हैं? वो सारी कहानी जो है वो आपको पता होगी फिर, ठीक है। ये शुरू में जो है वो जब चीजें इंट्रोड्यूस की जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम मसला होता है, चीजें मुश्किल लगती हैं, अदरवाइज सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये जो टेबल है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने बनाया ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपके ऊपर लेकर जाऊंगा और आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ये आप याद करेंगे, ऊपर वाला नहीं करना आपने। आप ये बार बार पढ़ेंगे, ऊपर वाला नहीं देखेंगे। बस अगर गो थ्रू करना है तो आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है और पूरी इंफॉर्मेशन है इधर, ठीक है। एक तो ज्यादा है और मैंने कंप्लीटनेस भी इंश्योर की, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इधर है। चलिए जी, आप पढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें आपने देखी होगी कि मैंने दो चीजें आपको नहीं बताई, जिसमें मैंने हाथ रखा था। शाबाश, बताएं वो क्या है? एक तो ये कुछ था, हाईलाइट करना था मैंने, हो जा, चलो नहीं हो रहा, कोई नहीं। एक तो एलएलपी के बारे में, may have its own legal status, और ये एलएलपी लिमिटेड टू इन्वेस्टमेंट, ये एलएलपी वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं दिया, ठीक है। ये भी अभी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आए पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप डेफिनेशन, द बिजनेस ओन्ड बाय 2 or more people with a partnership agreement setting rules about ownership and profit sharing। अभी जो मैंने आपको बात बताई कि आपस में पहले क्या करते हैं? एग्री करते हैं, कि एग्रीमेंट लिखते हैं, एक डीड बनाते हैं। वो पार्टनरशिप की टाइप्स हैं। पहली टाइप अनलिमिटेड पार्टनरशिप, दूसरी लिमिटेड पार्टनरशिप, तीसरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर से बताएं शाबाश, कितने पार्टनर्स हैं? कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। बताएं कौन कौन सी? अनलिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अनलिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसको इरेज कर सकता हूं? इधर देखिए, इधर आपने इधर देखना है। अनलिमिटेड पार्टनरशिप, यही था ना पहला, अनलिमिटेड पार्टनरशिप। और दूसरे कौन से हैं? लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये 3
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तीनों में सर क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, शाबाश। यानी लायबिलिटी अगर इनकी देखी जाए, लायबिलिटी अगर देखी जाए तो होगी अनलिमिटेड। क्या मतलब अनलिमिटेड का? क्या मतलब होता है अनलिमिटेड का? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यह है कि बिजनेस अपना लोन पे नहीं कर सकता और अब पार्टनर्स ने लोन पे करना है। पार्टनर से हमने पूछा, पार्टनर से हमने कहा कि भाई पैसे दो, बिजनेस ने हमसे लोन लिया था, अच्छा बताओ कितना लोन लिया था? हम उसे कहेंगे 2 लाख का लोन लिया था। वो कहेगा भाई मेरी तो माजरत के साथ 1 लाख मैंने पार्टनरशिप में एग्री किया है कि दूंगा, 2 लाख तो मैं नहीं दे सकता। बताएं क्या उसकी बात ठीक है? क्या मान जाए, उसे माफ कर दे? फिर उससे प्रॉपर्टी वो से 1 लाख तो वो ले लेंगे और उसे कहेंगे 1 लाख और भी दो। क्यों? क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या है? वो कहेगा मेरे पास नहीं है। मैं कहूंगा घर बेच दो, अपने जूते बेच के पैसे दे दो, पूरे करवा सकते हैं उससे। ठीक है, ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, ये भी पार्टनरशिप है, लेकिन इसके साथ क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड पार्टनरशिप। क्या? लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप की डेफिनेशन सुनिए। लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब होता है एक पार्टनर जो है वो, एक पार्टनर जनरल पार्टनर होगा। क्या होगा? जनरल। बाकी पार्टनर्स क्या होंगे? बाकी पार्टनर्स लिमिटेड पार्टनर होंगे। इसको समझे क्या मतलब इसका? ये जो सारे के सारे पार्टनर्स हैं ना, ये सारे ही जनरल पार्टनर्स हैं। क्या है? जनरल पार्टनर्स। अब आप ये बताएं क्या मतलब इसका? ये पार्टनर जनरल पार्टनर है, क्या मीन्स, क्या मतलब? इसकी लायबिलिटी क्या होगी? इसकी लायबिलिटी होगी, शाबाश, अनलिमिटेड। और ये बाकी पार्टनर्स क्या है? इन सारों की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। बात समझ आ गई? अनलिमिटेड पार्टनरशिप में, या इसका दूसरा नाम है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में सारे के सारे पार्टनर्स कौन से होते हैं? जनरल पार्टनर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड पार्टनरशिप में मिनिमम एक जनरल पार्टनर होगा, बाकी सारे के सारे, हाँ मिनिमम एक कह रहा हूं, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं। एक पार्टनर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट जनरल पार्टनर, और बाकी सारे क्या होंगे? लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। इनकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यह है लाइक लिमिटेड क्विक कंपनी, लाइक कंपनी। तो जब कंपनी की तरह है तो बताएं शाबाश क्या होगा? ऑल पार्टनर्स और कौन से? जनरल या लिमिटेड? लिमिटेड। शाबाश, सारे के सारे पार्टनर्स क्या होंगे? लिमिटेड पार्टनर्स होंगे। तो जब पार्टनर्स लिमिटेड है तो इनकी लायबिलिटी भी विद, शाबाश, लिमिटेड लायबिलिटी, विद लिमिटेड लायबिलिटी। दूसरी बात इसमें, ये पहली लायबिलिटी की बात तो हो गई। दूसरी बात है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, ये सारे के सारे पार्टनर्स क्या बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं? यस। जवाब क्या है? यस, पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं क्या करना है हमने। इधर बताएं शाबाश, इधर बताएं क्या लिखूं? क्या अनलिमिटेड वाला बिजनेस को मैनेज कर सकता है? जवाब है यस।
क्या लिमिटेड वाला जो कहेगा कि जब ज्यादा पैसे लेने का कहता कोई पैसे नहीं है, बताएं क्या मैनेज कर सकता है? नो। बताएं जब सारों की लायबिलिटी लिमिटेड है तो क्या ये बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नो। सो इसका मतलब तो ये हुआ जनरल पार्टनर मैनेजमेंट का हिस्सा बनता है और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नहीं कर सकता। हमें बात समझ आ गई? इसमें दो बातें हैं, दो बताएं साहब कौन कौन सी, एक लायबिलिटी वाली और दूसरी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन। बताएं कि जनरल पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है शाबाश। लिमिटेड पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होगी, डेफिनेटली उसका नाम ही लिमिटेड है। और बताएं शाबाश मैनेजमेंट में कौन बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला, यानी जनरल पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अनलिमिटेड पार्टनरशिप, ऑल पार्टनर्स मैनेज दी बिजनेस। ऑल पार्टनर है वो लायबिलिटी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ऑल पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन ऑपरेशंस, लिखा हुआ है, बिजनेस नहीं लिखा हुआ। ऑपरेशन और बिजनेस में फर्क है, फिर किसी चैप्टर में बताऊंगा। लायबिलिटी इज लिमिटेड टू ईच पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट। लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करें तो, लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करें तो बताएं सब इसमें कौन कौन लोग होते हैं? लिमिटेड पार्टनरशिप को डिफाइन करें ना, जिसमें एटलीस्ट वन लिमिटेड और बाकी वन अनलिमिटेड, यानी जनरल पार्टनर होगा, बाकी सारे लिमिटेड पार्टनर होंगे। जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनर जो होगा वो क्या बिजनेस को मैनेज कर सकता है? यस कर सकता है, लिखा हुआ है वो। क्या लायबिलिटी उसकी क्या होगी? अनलिमिटेड। और लिमिटेड पार्टनर शाबाश कितने के लिए लायबल होगा? ओनली इन्वेस्टेड मनी, मींस ओनली इन्वेस्टेड मनी का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी होगी एंड डू नॉट मैनेज। शाबाश, लायबिलिटी लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट। बात समझ आ गई आपको? ये तीनों टाइप्स ये भी क्लियर होगी। और हमने जो काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप है उसमें कौन कौन सा पर डिस्कस किया? सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप हो गया ना, कंपनी को भी पढ़ते हैं। सारी बातें वही जो उधर लिखी हुई थी ना, ये उसमें नीचे टेबल में वही बातें होंगी। अ बिजनेस ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स हु होल्ड शेयर इन द कंपनी। लायबिलिटी बताएं, लिमिटेड लायबिलिटी। ओनर रिस्क इज लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट, यानी शेयर्स। बताएं सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द कंपनी इज इट्स ओन लीगल पर्सन। अब आगे लीगल पर्सन की ये डेफिनेशन है, F4 में पढ़ेंगे हम। ये बेसिकली टॉपिक जो है वो F4 का टॉपिक है, लॉ का टॉपिक है ये। तो ये F4 में हम पढ़ेंगे ये डेफिनेशन। कैन साइन कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, ओन अपनी प्रॉपर्टी, सू और बी सूड, मीन केस, ये कंपनी किसी के खिलाफ केस फाइल कर भी सकती है और कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल हो भी सकता है। ठीक है। मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न्स एंड पे कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, कंपनी का स्टेटस चूंकि सेपरेट है तो कंपनी के एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न मींस के जैसे बैलेंस शीट है, सुना है आपने? इनकम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लफ्ज सुना है? कंपनी अपना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद प्रिपेयर करेगी और कंपनी अपना टैक्स खुद पे करेगी। मालिक अपना टैक्स खुद पे करेगा, कंपनी अपना टैक्स खुद पे करेगी, क्योंकि कंपनी बिल्कुल सेपरेट है ना फ्रॉम इट्स मालिक। मैनेजमेंट, ओनर्स मे नॉट रन द बिजनेस। मे नॉट क्यों लिखा हुआ है? चाहे तो कर भी सकते हैं, चाहे तो कर भी सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजर्स आर ऑफन हायर्ड टू रन। शाबाश। अब देखिए, हाँ, बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन यानी डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज को बेसिकली ऑपरेशन कहते हैं। प्रॉफिट्स, ओनर डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट्स प्रॉफिट, दे रिसीव इफ द कंपनी चूज टू डिस्ट्रीब्यूट। अगर कंपनी चाहे, अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो, अदरवाइज कोई नहीं। कंपनी ना चाहे तो नहीं मिलेंगे। शेयर होल्डर भागते नहीं है। वैसे शेयर होल्डर को हम जस्टिफिकेशन दे देंगे कि हम कंपनी को बेसिकली ग्रो करना चाहते हैं, हमने किसी दूसरे प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने, उसके लिए हमें जरूरत है। अगर वो जो है वो अच्छे रिटर्न वहां से आ रहे हो तो आप शेयर होल्डर भी कहते हैं हाँ जरूर करें, तो बहुत अच्छी बात है।
एग्जाम्पल दे रहा है, ये भी पढ़ाता बताता हूँ। एप्पल इनकॉर्पोरेशन, टोयोटा और लोकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब चूंकि इसके नाम हमने सुने हैं लेकिन कंपनी का नहीं पता, कंपनी का स्ट्रक्चर F4 में पढ़ेंगे। शेयर होल्डर कंपनी के तुम भी सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। जब चाहे अपना शेयर स्टेक होल्डर में क्या पढ़ा था हमने, कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं ना, ये कंपनी के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उन्होंने तो डायरेक्टर्स को हायर किया हुआ है, तो आप जिसने मुझे हायर किया होगा मैं उसकी बात मानूंगा कि नहीं मानूंगा, माननी पड़ेगी ना फिर मुझे बात। पब्लिक कंपनीज, ये टाइप ऑफ कंपनीज में आएगा, लेकिन सुन लें कंपनी के टाइप्स होती हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। कौन सी? हाँ, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी होती है। कभी आपने देखा है किसी कंपनी के नाम के साथ पीवीटी लिखा होता है? क्या मतलब इसका? प्राइवेट कंपनी। और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके नाम के साथ कुछ नहीं लिखा होता, वो पब्लिक कंपनी कहलाती हैं। कभी ऐसे होता है कि नाम के साथ लिस्टेड या अनलिस्टेड कुछ लिखा होता है, ये देखा आप लोगों ने? लिस्टेड होता है, कभी नाम के साथ एलटीडी लिखा होता है। एलटीडी नहीं, ये भी नहीं देखा एलटीडी। आज जाए कोई कंपनी का नाम देखे, कंपनी के नाम के आखिर में लिखा होगा एलटीडी। एलटीडी लिमिटेड रेंज का मतलब होता है, लिमिटेड मींस कि लायबिलिटी इनकी लिमिटेड है। तो ये हम पढ़ेंगे F4 में जाके। पब्लिक कंपनी कैन सेल शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, मोस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड गवर्नेंस रूल्स। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी बस ऐसी कंपनी जो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती। एक डिफरेंस बता दिया मैंने आपको, इसके अलावा 2-3 और भी डिफरेंसेस हैं दोनों में। स्टॉक एक्सचेंज, सर व्हाट इज मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज वो जगह जहां पे टमाटर बिकते होंगे। नहीं, टमाटर जहां पे बिकते हैं वो तो सब्जी मंडी होती है, इसका मतलब ये भी मंडी है, पर ये टमाटर मंडी नहीं, ये शेयर मंडी है। क्या ये? जहां पे शेयर्स बिकते हैं, जहां पे शेयर्स खरीदे जाते हैं। हम तो बहुत सुनते हैं स्टॉक एक्सचेंज में इतने इंडेक्स में तेजी, इतने नंबर से तेजी आई है। ये कभी आप लोगों ने देखा है कि क्या मतलब इसका होता है? कहता है 100 इंडेक्स में इतने पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। सर व्हाट इज मीन बाय ये 100 इंडेक्स और कितने पॉइंट्स का इजाफा, ये सारी क्या चीजें हैं? पता नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। होता तो मैं जरूर बताता, बिजनेस वाले पढ़ते हैं। फिर से बताएं शाबाश, आज क्या स्टडी किया हमने? हाँ, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप एंड कंपनी। सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर, इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर है? हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत 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 जरूरी है आप लोगों के लिए। अदर काइंड्स ऑफ, ये आसान है। अदर काइंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, NFPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी होती है? शाबाश, जो किस नियत से की जाती है? प्रॉफिट कमाने की नियत से। हाँ, फिर हाँ, अदर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा कोई भी इनका मकसद हो सकता है। प्रॉफिट के अलावा कोई भी मकसद हो सकता है, पहली वाली डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ था ना, प्रॉफिट के अलावा कोई भी इसका मकसद हो सकता है। जैसे कि ये देखें, इन्होंने लिखा था कैन हैव ऑलमोस्ट एनी पर्पस। ये कैन हैव ऑलमोस्ट एनी पर्पस, ये हेल्थ केयर हो सकता है, ये एजुकेशन में मकसद हो सकता है, एंटरटेनमेंट इनका मकसद होता है जैसे पब्लिक पार्क्स वगैरह है, और पब्लिक सर्विसेज, ये भी पब्लिक, जैसे सफाई वगैरह कुछ वॉलंटरीली होकर काम करते हैं, कुछ लोगों की खिदमत, जैसे रमजान में पाकिस्तान में आप देखते हैं ये सारे काम होते हैं वो वॉलंटरीली कर रहे होते हैं ना। तो इनका मकसद बताएं साहब, क्या प्रॉफिट अर्न करना होता है? नहीं 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 नहीं, नॉट फॉर प्रॉफिट, डू नॉट एम टू अर्न प्रॉफिट। इनका मकसद ही नहीं होता प्रॉफिट कमाना, बिजनेस नियत से होता है। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन नियत पे डिपेंड करती है। नियत प्रॉफिट कमाना हो तो नाम रखा जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नियत प्रॉफिट अर्न करना ना हो तो नाम क्या रखते हैं? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पहली एग्जांपल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। देयर मेन गोल इज टू सर्व अ पर्पस, और मकसद क्या हो सकता है? कुछ भी अदर देन प्रॉफिट, नॉट टू मेक मनी। शाबाश, एग्जाम्पल देखें, ऑर्गेनाइजिंग सोशल एक्टिविटीज, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अच्छा, ACCA भी कहता है वी आर NFPO दैट रेगुलेट्स अकाउंटेंट्स। हम भी
नॉट फॉर प्रॉफिट है। ACCA वाले भी कहते हैं हम आपसे जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठे हुए। इतने फिर पाउंड में फीस लेके क्या करते हैं, खैरात करते हैं आगे वो। लेकिन बस वो क्लेम कर रहे हैं तो होगा, क्लेम कर रहे हैं तो शायद हो, हमें तो नहीं पता। कहता हम सिर्फ अकाउंटेंट्स बनाने में मदद करते हैं, सिर्फ रेगुलेट करते हैं, हम प्रॉफिट के लिए नहीं बैठे हुए, बकवास करते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज जी क्या होता है कमर्शियल एक्टिविटीज? कमर्शियल का क्या मतलब होता है? उर्दू तर्जुमा बताए ना। कमर्शियल, कमर्शियल लफ्ज तिजारत के लिए यूज करते हैं हम, ट्रेड के लिए यूज करते हैं। आंखें खोल के देखें, NFPOs में रन कमर्शियल एक्टिविटीज। अल्लाह वला कुव्वता। भाई NFPO के बारे में कह रहा है कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं। सर गलत पढ़ा रहे हैं आप, बोलो ना कुछ। वो कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं? कमर्शियल एक्टिविटीज में तो प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट कैसे कैसे हासिल कर सकते हैं? प्रॉफिट्स नहीं, ये रेवेन्यू अर्न करते हैं, ये प्रॉफिट्स नहीं अर्न करते। सर ये तो अजीब बात नहीं होगी? रेवेन्यू और प्रॉफिट, इससे पहले तो हमें लगता था कि एक ही है, एक ही है ना रेवेन्यू और प्रॉफिट। रेवेन्यू मींस चीजें बेच के जो आप कमाते हैं, प्रॉफिट्स वही जो चीजें बेच के आपने कमाया। तो दोनों ही कमाई है, दोनों ही कमाई है। अब सुने, अब सुने 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 ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेवेन्यू तो कमाते हैं, ये प्रॉफिट्स नहीं आने करते। क्या मतलब इसका? ये रेवेन्यू तो अर्न करते हैं, प्रॉफिट्स नहीं। ये कंपनी के ऑपरेशंस है, ऑपरेशन के बाद आपको पता है यूजुअल जैसे हमारा प्रॉफिट आता है 500 रुपीज का प्रॉफिट आ गया, 500 का प्रॉफिट आ गया। अगर ये सोल ट्रेडर होता तो बताएं शाबाश, क्या वो प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं? क्या वो प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं? यस बिल्कुल वो प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं, वो बिल्कुल प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं। वो तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका तो मकसद यही होता है। पार्टनरशिप अगर बिजनेस होता तो वो भी क्लेम कर सकते हैं, क्लेम कर सकते, वो भी घर लेकर जा सकते हैं। और शेयर होल्डर भी कुछ पैसे घर लेके जाते थे डिविडेंड के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये लोग पैसे घर लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी। ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग ये पैसे घर नहीं लेकर जाएंगे। तो पैसे अगर आप घर लेकर जा रहे हो तो ये कहलाएगा आपका प्रॉफिट होता है। जो मैंने आपको बताया था ना, प्रॉफिट आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी पर्पस के लिए यूज करो, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही अल्फाज यूज किए हैं, कोई पूछने वाला, जो मर्जी कर ले उसका, खाएं पिए, किसी जगह में इन्वेस्ट करें या जो मर्जी करें, घर लेके जाने वाला प्रॉफिट कहलाता है। किसी और जगह खर्च करने वाला, ये हमारा कहलाएगा रेवेन्यू। अब ये किसी और जगह घर तो नहीं है ना, घर तो नहीं है ना। तो घर बताएं शाबाश, क्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले जो इनको फंडिंग होती है, जो ये चीजें बेच के कमाते हैं, वो घर लेकर जाते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। अगर घर लेकर जाएंगे तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट तब तक है जब तक ये पैसा घर नहीं जा रहा, किसी दूसरी एक्टिविटीज में ये पैसा खर्च हो रहा है, किसी दूसरे मकसद को फुलफिल करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। वो बात समझ आ गई? अब फिर से बताएं समझ, क्या NFPO कोई कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है? नॉट फॉर प्रॉफिट है। कोई आपसे पूछे कैसे कोई बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ हाँ हाँ, रेवेन्यू कमा सकते हैं, प्रॉफिट से नहीं अर्न करेंगे। रेवेन्यू घर नहीं लेकर जाते, ये जो कमाया घर नहीं लेकर जाते, किधर जाता है फिर? वो किसी दूसरे पर्पस कहीं और जो है वो ये पैसा खर्च होता है, ये इनके घर नहीं जाता। घर जाने वाला क्या कहलाता है? वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। बताएं शाबाश, क्रिश्चियन कॉलेज वाले कमाते हैं, ये बाहर जाके फिर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, गरीबों को खाना खिलाते हैं, अब मस्जिद में जमा कराते हैं ये पैसे। फिर
ये घर लेकर जाते हैं? पूछा आपने प्रिंसिपल साहब से? वैसे ही हाँ, ये बिल्कुल बिजनेस एक्टिविटी है, हमें पता है कि ये घर लेकर जाएंगे, पैसा जो उन्होंने कमाया इनके घर जाता है, इसका मतलब ये प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा ना, क्रिस्चियन कॉलेज एग्जाम्पल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। एनएफपीओ कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है, पर वो अपने घर पैसे नहीं लेकर जाएंगे, यही पैसा कहीं और खर्च होगा और अपने मकसद को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। टू जनरेट कैश फॉर देयर ऑपरेशंस। भाई इनके ऑपरेशंस क्या होंगे? इनके ऑपरेशंस क्या होते हैं? सोसाइटी को सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना इनके ऑपरेशंस हैं। एनएफपीओ में सेल और कलेक्ट डोनेशंस टू सपोर्ट इट्स सर्विसेज। मेसिल, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? कपड़े वगैरह, मर्चेंडाइज कपड़ों को कहते हैं। मर्चेंडाइज का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, चीजें सेल करना, चीजें सेल करना आसान अल्फाज में। अदरवाइज वैसे इसका मतलब कुछ और है, लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या है? चीजें बेचना, चीजें बेच के रेवेन्यू कमाना, कमा के आगे अपने पर्पस में इसको लगाना। टाइम खत्म हो गया। इसके बाद हम 3 E's पढ़ेंगे। ये बहुत 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 जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, और आगे जब तक ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं होता, ये 3 E's की हम जान नहीं छोड़ेंगे। ये 3 E's कभी हमें नहीं भूलेंगे। चलो हर जगह पे ये आपको नजर आएंगे। जैन भाई को बताया, वो भी जैन भाई है। ठीक है, शाबाश। यहां तक कोई सवाल? शाबाश बच्चों, यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? सब अच्छा है। क्या आज पढ़ा आज हमने? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितनी टाइप्स थी? 3 टाइप्स। कौन कौन से शाबाश? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी। ये 3 हमने टाइप्स पढ़ी हैं। और उसके बाद फिर हमने ये शुरू किया है, इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज को हमने डिफाइन किया, सॉरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल एक्टिविटीज को हमने डिफाइन किया है। बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।